सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, या फिर इसको एक दूसरे हेडिंग से भी लिखते हैं, वो है जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये दोनों हेडिंग का मतलब क्या है। पहला हेडिंग हमारा है मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, इसका मतलब क्या है। इसको समझने के लिए आप मान लीजिए कि कोई एक नदी है या फिर तालाब है, समुद्र है, या फिर कोई एक बीकर है जिसमें जल भरा है, ठीक। और उसके बाद में मान लेते हैं नीचे कहीं गहराई पर एक मछली स्थित है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो मछली है, ये मछली ऊपर अगर देखती है तो वो कितने भाग को देख पाती है। तो ये जो मछली होगी ये कुछ शंकु के आकार के भाग को कुछ इस प्रकार से देख पाएगी, यानी कि इतने भाग को देख पाएगी अगर कोई मछली यहाँ पर स्थित होगी। तो ये जो पूरा क्षेत्र हुआ, यही पूरा क्षेत्र कहलाता है मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। तो ये आपका हो गया पहला हेडिंग, और इसी चीज को हमें पूरी विस्तार से इस वीडियो में पढ़ना है। उसके बाद में दूसरा हेडिंग आपका है जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यही है, क्योंकि ये जो मछली यहां पर स्थित है, अब मछली को यहां पर हम रखकर तो पूरा परीक्षण कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मछली हमको कुछ बता थोड़ी पाएगी कि मछली बताएगी हम यहां तक देख पा रहे हैं। उस चीज के परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं कि इस मछली को हटाकर यहां पर हम क्या रख देंगे, एक जलता हुआ बल्ब रख देंगे। तो जब बल्ब यहां पर रखेंगे तो ठीक जितने भाग से एक मछली देख पा रही है, वो मछली आखिर क्यों किस प्रकार से देख पा रही है, जहां तक उसको प्रकाश की किरणें उसके आंख में पड़ रही है उतने भाग को देख पा रही है। तो ठीक यहां पर जब हम कोई बल्ब रखेंगे तो बल्ब से चलने वाली प्रकाश की किरणें जितने भाग से निकलेंगी अभी ऊपर की ओर, तो हम जान जाएंगे कि इतनी दूरी तक, यानी कि इतना इसका मछली के देखने का क्षेत्रफल है अगर यहाँ पर मछली स्थित है। तो इस चीज को पूरा अभी हम यहाँ पर पूरा विस्तार से समझेंगे। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बेसिक चित्र को समझना होगा। तो इस चीज को यहाँ पर हम समझ लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। इसमें क्या है कि ये जो ऊपर का माध्यम है ये एक सघन माध्यम है, और ये जो नीचे का माध्यम है ये एक विरल माध्यम है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, हमने आपको बता रखा है कि एक मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण ये सघन माध्यम से चलती है, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक। यानी कि इस प्रकाश की किरण को आनी चाहिए थी कुछ इस रास्ते से, लेकिन ये सघन से विरल में आ रही है, इसी कारण से इस वाले अभिलंब से दूर हट जाएगी, अर्थात ये इस रास्ते से चली जाएगी। ये हमारी पहली प्रकाश की किरण हो गई। और इस वाली पहली वाली प्रकाश की किरण और इस अभिलंब के बीच में जो एक कोण बना आई, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। और साथ में ये जो हमारा ये प्रकाश की किरण अपवर्तित प्रकाश की किरण है, और ये जो अभिलंब है इसके बीच में जो कोण बना है आर, इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक। तो ये हमारी पहली चीज हो गई। अब हम क्या करें कि अगर इस प्रकाश की किरण को थोड़ा और नीचे से ले जाएं, ठीक, यहां से ना ले जाकर थोड़ा और नीचे से ले जाएं, तो जब हम नीचे से ले जाएंगे प्रकाश की किरण को तो ये और ऊपर उठेगा, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में हमने इस प्रकाश की किरण को इस प्रकार से मैनेज कर यहां पर भेजा कि ये अब इन दोनों माध्यमों के बीच में गई, ठीक है। तो ये बीच में चली गई। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो हमारा अपवर्तन कोण था ये 90 अंश हो गया, और हमने आपको बता रखा है कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये जो हमारा सेकंड वाला जो हमारा रे गया है, यानी किरण गया है, इसके बीच का कोण क्या है, C है, ठीक। तो C कोण पर क्या हुआ कि अपवर्तन कोण का मान बढ़कर कितना हो गया, 90 अंश हो गया, अर्थात ये जो C कोण है ये हमारा C कोण हो गया क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण तक आपने समझ लिया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अगर प्रकाश की किरण को थोड़ा और नीचे से ले जाएं तो अब क्या होगा कि इस क्रांतिक कोण से अब आपतन कोण का मान बढ़ जाएगा, और जब ये क्रिया होगी तो ये प्रकाश की किरण और ऊपर उठेगी, तो और ऊपर उठेगी तो उसी माध्यम में चली जाएगी, अर्थात जिस सघन माध्यम से गई थी सघन माध्यम में ही वो वापिस हो गई। तो ये क्रिया कब हुआ, ये क्रिया तब हुआ जब इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, ठीक। यानी इस C से जैसे ज्यादा हम बढ़ाएंगे मान को इस कोण के, तुरंत प्रकाश की किरण उसी माध्यम में जाना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो पूरी क्रिया है इसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हमने समझ लिया। ये हमारा पूरा बेसिक चित्र था।
अब हमको अच्छे से यहाँ पर ये जो पूरा मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व है आसानी से समझ में आएगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मछली के जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रख देंगे एक बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो मछली का स्थान है इसके स्थान पर एक यहाँ पर बीच में यहाँ पर बल्ब रख दी, और साथ में ये जो बल्ब रखा इस बल्ब को हमने मान लेते हैं कि इसको हमने H गहराई में रखा। ठीक है, H गहराई में रखा, ये बात हो गई। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक प्रकाश की किरण इस चूंकि ये बल्ब जल रहा है तो ये प्रकाश की किरण ऐसे यहां से निकलेगी, तो ये जब निकलेगी तो सीधी जा रही है तो सीधी चली जाएगी। ठीक, ये पहली प्रकाश की किरण हो गई। उसके बाद में अगर दूसरी प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से निकलती है, ठीक, तो ये तो अभी जल में चल रही थी तो ये जल में चल रही है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये जल है, ऊपर वायु है। ठीक, तो ये सघन माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो सतह है, अगर इस पर हम एक अभिलंब खींच दें, क्या खींच दें, एक अभिलंब खींच दें। ठीक, तो हमने आपको क्या बता रखा है यहाँ पर, अभी आपने क्या जाना कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अर्थात इस प्रकाश की किरण को जानी चाहिए तो कुछ इस तरीके से, लेकिन ये जाएगी किस तरफ, इस तरफ। ठीक, यानी कि ये प्रकाश की किरण यहाँ गई और जैसे विरल माध्यम पहुंची उधर मुड़ गई। ठीक, एक प्रकाश की किरण और लेते हैं, एक प्रकाश की किरण हमने ये कुछ इस प्रकार से ले लिया। ठीक है, अब ये जो गई तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक अभिलंब खींच देते हैं, यहाँ पर हमने एक अभिलंब खींच दिया। ठीक, तो जब हमने यहाँ पर अभिलंब खींचा तो होगा क्या कि ये हमारा सघन माध्यम था, अब फिर विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से अब क्या करेगी, अभिलंब से और दूर हट जाएगी। ठीक, यहाँ पर क्या हुई, ये अभिलंब से दूर हट गई। और ये कब हुआ, ये तब हुआ जब ये जो आपतन कोण था, अर्थात ये वाला जो कोण था ये बढ़कर हमारा क्रांतिक कोण यानी C हो गया। तो जब C हुआ तो ये प्रकाश की किरण हमारी उसी माध्यम में यानी दोनों माध्यमों के बीच, ये हमारा वायु था, ये हमारा जल है, जल और वायु के बीच में ये चली गई, ये हमारी दूसरी प्रकाश की किरण हो गई। अब एक प्रकाश की किरण और ले जाएं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये और तिरछी हो गई और यहाँ पर एक अभिलंब खींचे तो अब देखो यहाँ पर ये जो कोण आपतन कोण का मान था ये क्रांतिक कोण हो गया था, तो ये हमारी क्या हुई थी कि अपवर्तन कोण का मान यानी कि ये वाला जो कोण था इसका मान 90 अंश हो गया, अर्थात ये दोनों माध्यमों के बीच में गई। अब ये तीसरी प्रकाश की किरण के बाद क्या करेगी, ये जो तीसरी प्रकाश की किरण गई है इसका जो आपतन कोण का मान है ये कोण इस क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया। तो जब क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया तो अब प्रकाश की किरण जो जाएगी वो उसी माध्यम में वापिस लौट जाएगी, यानी कि ये जो प्रकाश की किरण गई है ये अब फिर उसी जल में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, अब यहां तक जो खेल था यहां तक था। ठीक है, यानी कि ये जो बल्ब है, बल्ब से जाने वाली प्रकाश की किरणें यहां तक ही जा सकती हैं। इसके बाद में प्रकाश की किरणें फिर जल में ही उल्टा जाने लगी, अर्थात यहां से भी कुछ इस प्रकार से ऐसे ये प्रकाश की किरणें निकलेगी। ठीक है, तो अब यहां पर एक कंडीशन आ जाएगा कि इसका मान 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात ये प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के बीच में हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए यहां पर हुआ क्या कि ये प्रकाश की किरणें कितनी केवल बाहर निकल रही है, केवल यहां से लेकर और यहां तक निकल रही है, यानी कि क्रांतिक कोण का मान जब मान यहाँ पर 90 अंश हो जाता है अपवर्तन कोण का, तो उसके बाद में ये प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में जाने लगती हैं। यहाँ पर भी 90 अंश से ज्यादा होगा तो उसी माध्यम में जाने लगेगी, तो यहां से लेकर और यहां तक का भाग ही, यहां तक के भाग में से ही प्रकाश की किरणें बाहर निकल पाएंगी। अर्थात यहां पर क्या बन गया, यहां पर एक शंकु का आकार बन गया, यानी कि शंकु के आकार में अगर कोई एक मछली है या फिर बल्ब है तो उससे प्रकाश की किरणें जो निकलेंगी वो कुछ शंकु के आकार से निकलेंगी, और बाकी यहां पर जो प्रकाश की किरणें जो जाएंगी ये फिर अब उसी माध्यम में वापिस लौटने लगेंगी, ये कुछ इस प्रकार से उसी माध्यम में वापिस लौटने लगेंगी। तो आपको यहाँ पर क्या पता चला कि अगर कोई एक मछली यहाँ पर स्थित है तो उससे जो प्रकाश जो वो देखेगी ऊपर की ओर तो वो केवल शंकु के आकार में ही ऊपर देख पाएगी, क्योंकि उसके बाद में इधर के भाग में प्रकाश की किरणें वापस लौट रही हैं, तो वापस लौटने के कारण वो ऊपर के भाग को, इधर के भाग को और इधर के भाग को नहीं देख पाती। तो ये आपका हो गया मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। अब इस चीज पर अगर हमें निकालना हो कि ये अगर मछली यहाँ पर स्थित है तो ऊपर के कितने क्षेत्रफल को
ऊपर के कितने क्षेत्रफल को वो देख पाएगी। यानी कि यहाँ पर एक मछली स्थित है तो जल के सतह पर ऊपर कितने क्षेत्रफल को ये जो मछली है ये देख पाएगी। इसको अगर आपको निकालना हो तो इसको आप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करें। तो इस चीज के लिए हमने क्या किया है कि ये जो बल्ब है या फिर मछली है, इसकी गहराई को हमने h मान लिया है, ठीक, यानी ये इतनी गहराई पर स्थित है। साथ में इसकी त्रिज्या जो है इस शंकु की, इसकी त्रिज्या को हमने अभी r मान लिया है, ठीक। और ये जो कोण है इसको हमने c लिखा है, ये हमारा क्रांतिक कोण के बराबर होगा। क्यों होगा इस चीज को समझ लीजिए। अगर यहाँ पर ये कोण c हुई है तभी तो ये प्रकाश की किरण ये दोनों माध्यमों के बीच से गई है, तो ये अगर c है तो ये वाला कोण भी c होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कोई एक प्रकाश की किरण है, यहाँ पर एक लंब खींचा जाए, यहाँ पर एक लंब खींचा जाए, अगर ये c कोण है तो ये भी एक c कोण होगा, ठीक। ये कोण इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर ये c है तो ये भी कोण c के बराबर होगा, अर्थात ये c हो गया, ठीक। तो ये चीज समझ में आया, ये दोनों प्रकाश, ये दोनों कोण जो होंगे ये c होंगे, यानी क्रांतिक कोण के बराबर होंगे। तो ये हमारी पहली चीज हो गई। उसके बाद में ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर इस कोण को लिया जाए तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी कि r का मान, यानी लंब का मान हमको पता है r, और ये आधार का मान पता है, ये कर्ण का मान हमको नहीं पता है। कर्ण का मान निकालने का सूत्र क्या है, हमको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम इसको बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम सूत्र, इसी सूत्र पर रख देंगे। कर्ण हमारा AB है, ठीक, तो AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारा r है तो यहाँ पर r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का मान हमारा h है तो यहाँ पर h हो जाएगा, h स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा है, उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, AB का मान, यानी कि कर्ण का मान हमको क्या मिला, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण का मान हमको मिल गया। अब हम निकालेंगे, हमारा जो मेन मकसद है, मेन मकसद इसके क्षेत्रफल को निकालना है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल के लिए हमें r की वैल्यू मिलनी चाहिए, r मानने से नहीं काम चलेगा, r का मान क्या होगा उसको सबसे पहले निकालना होगा, ठीक। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे साइन थीटा, ठीक। तो साइन थीटा लेंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन c इजिकल टू, अब साइन c यानी ये c लिया है तो इसके सामने लंब ये हमारा r हो जाएगा और कर्ण r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर और उसके बाद में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। ये कैसे हुआ, साइन c बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक। लंब हमारा r था, r हमने लिख दिया, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, r लिख दिया। और उसके बाद में यहाँ पर कर्ण हमारा ये था तो हमने कर्ण के स्थान पर ये लिख दिया, पहला इक्वेशन हो गया, ठीक। उसके बाद में हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं, हमने आपको स्नेल का नियम पढ़ा रखा है, ठीक, कि साइन c इजिकल टू 1/n के बराबर होता है। इस चीज को हमने प्रूव भी करा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है कि साइन c इजिकल टू होता है 1/n, यानी अपवर्तनांक के उल्टा, यानी अनुपात के बराबर होता है, ठीक। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेंगे। ये दो बातें हो गई। अब हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड को देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अगर ध्यान से देखें तो साइन c का मान 1/n है, तो 1/n को इस साइन c के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/n इजिकल टू r अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तिरछा गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इजिकल टू, और ये यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n और ये हो जाएगा r, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये h स्क्वायर बराबर n स्क्वायर r स्क्वायर, इतनी बात हो गई। इसको इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर इस तरफ इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर और ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा n स्क्वायर और r स्क्वायर हो जाएगा, और इसको उस तरफ ले जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस h स्क्वायर, इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, यहां से हम माइनस r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर हमने माइनस
हम इसको क्या करेंगे, माइनस आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो माइनस आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो माइनस जब यहाँ से कॉमन लिया जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या बचेगा, एन स्क्वायर। तो हम एन स्क्वायर को पहले ले लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, -1, तो यहाँ पर -1 हो गया और बराबर यहाँ पर माइनस एच स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो आर स्क्वायर है और ये है, तो इसको हम उस तरफ भेजेंगे और ये गुणा कर रहा है तो उस तरफ जाएगा तो भाग करेगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, इसको हम उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर -1। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर वर्ग लगा है, उस तरफ हम वर्ग को ले जाएंगे तो हमारा आर का मान आ जाएगा, तो आर का मान आएगा तो एच स्क्वायर अपान, अब ध्यान दीजिए जब ये यहाँ पर वर्ग लगा है तो उस तरफ अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट लगने पर ये एच स्क्वायर से एच बचेगा। ठीक, और इस यहाँ पर रूट में बच जाएगा एन स्क्वायर -1। तो ये हमारा क्या हो गया, आर का मान हो गया, यानी कि इसकी त्रिज्या जो है वो हमको पता चल गई। अब ध्यान दीजिए ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये किसका, शंकु का क्षेत्रफल है, अर्थात ये गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी शंकु के ऊपर जो है ये गोला तो होता है, तो गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो क्षेत्रफल हमारा ए बराबर क्या होता है, सूत्र पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आर स्क्वायर का मान हमको यहाँ पर पता है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर का मान हमको मिला है, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक, समीकरण 3 से आर स्क्वायर का मान रख देंगे, तो इस आर स्क्वायर के स्थान पर ये लाकर रख देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए इजिकल टू हो जाएगा एच स्क्वायर, पाई यहाँ पर आगे लग जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर एन स्क्वायर -1। ठीक, तो ये जो पूरी वैल्यू हमको मिली, अब देखो यहाँ पर लिखा है पाई, यहाँ पर जो लिखा है ये हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर लगा है तो एच स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर एच के घाती हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, तो a इजिकल टू क्या हो गया, पाई एच टू दी पावर 4 और अपान एन स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये जो मान मिला ये क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ज्ञात कर लिया, हमने r का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात कर लिया, यानी कि इसकी अगर त्रिज्या आपको निकालनी हो तो इस सूत्र से निकालेंगे, और अगर r का मान दिया है h का मान निकालना हो तो इसी सूत्र से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, यानी h का मान यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और उसके बाद में अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल के लिए आप इस सूत्र को लगाएंगे। आई होप कि ये चीजें पूरी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।